आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी पर। अंधेर नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। अंधेर नगरी में कोई बहुत बड़ा या गंभीर कथानक नहीं है, जो है भी वह एक दृष्टांत की तरह सामने आया है। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखलाया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में किया था। एक महंत हैं जो अपने 2 शिष्यों गोवर्धन और नारायण दास के साथ भजन गाते हुए प्रवेश करते हैं और लोभ वृत्ति से बचे रहने का उपदेश देकर बड़े दिखने वाले सुंदर नगर में भिक्षा लेने भेजते हैं। 6 अंकों में विभक्त इस नाटक में पहला अंक यही है। इस पहले अंक में दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। दूसरे दृश्य में शहर के बाजार का दृश्य है, जहां सब कुछ टके से बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार को देखकर आनंदित होता है और 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर अपने गुरु के पास लौट जाता है। तीसरे दृश्य में महंत के पास दोनों शिष्य लौटते हैं। नारायण दास कुछ नहीं लाता, जबकि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई लेकर आया है। महंत शहर में गुणी और अवगुणी को एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं और अपने शिष्यों को तुरंत ही शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। नारायण दास उनकी बात मान लेता है, जबकि गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रह जाने का फैसला करता है। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। शराब में डूबा राजा फरियादी के बकरी दबने की शिकायत पर बनिया से शुरू होकर कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई और गडेरिया से होता हुआ कोतवाल तक जा पहुंचता है और उसे फांसी की सजा सुना देता है। 5वें दृश्य में मिठाई खाते और प्रसन्न होते मोटे हो गए गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि बकरी मरी, इसलिए न्याय की खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। जब दुबले पतले कोतवाल के गले से फांसी का फंदा बड़ा निकला तो राजा ने किसी मोटे को फांसी देने का हुक्म दे दिया। 6ठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की तैयारी पूरी हो गई है। तभी उसके गुरु महंत जी आकर उसके कान में कुछ मंत्र देते हैं। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की उतावली दिखाते हैं। राजा यह सुनकर कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़ने वाला सीधा बैकुंठ जाएगा, स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा देता है। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। संक्षेप में अंधेर नगरी नाटक की कहानी बस इतनी ही है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा विस्तार में देखें तो हम देखते हैं कि जब बाजार का दृश्य आता है, प्रत्येक दुकानदार अपने अपने सामान की आवाज़ लगाकर सामान बेच रहा है। यह दृश्य ही इस नाटक का प्राण है, क्योंकि यहाँ पूरा विश्व है, पूरा देश है, पूरा इतिहास है। अंग्रेज और भारतीय तो है ही। इस बाजार के आकर्षण में गोवर्धन दास
जब प्रवेश करता है तो हर चीज टकेसेर दिखती है। उसे लगता है बहुत आनंद है, हर चीज टकेसेर है, और वह भरपूर मिठाई खाता है और गाता हुआ नाचता हुआ जंगल पहुंचता है। महंत जी उसे समझाते हैं कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, पर वह लोभवश वहीं रहना चाहता है। चौथे दृश्य में राजा, मंत्री और उनके दरबार का वर्णन है, जहां राजा का मदिरापान, मूर्खता, मंत्री की चमचागिरी, नौकरों का सेवा भाव, फरियादी का आकर अपनी फरियाद सुनाना और फिर राजा द्वारा एक एक अपराधी को दरबार में बुलाकर मूर्खता भरे प्रश्न करना और कोतवाल को फांसी की सजा देकर दरबार बर्खास्त करने का चित्रण है। सभी चले जाते हैं, फरियादी की फरियाद वहीं रह जाती है कि मेरी बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई। पांचवा दृश्य जंगल में गाते आते गोवर्धन दास का है, जो मोटा हो गया है। उसका कारण है लोभ। इतने में फांसी के फंदे के आकार के अनुसार किसी मोटे आदमी की तलाश में राजा के सिपाही उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। वह रोता है, चिल्लाता है और गुरुजी की शिक्षा न मानने पर पश्चाताप करता है। अंतिम दृश्य शमशान का है, जहां फांसी पर चढ़ाए जाने की तैयारी है, लेकिन महंत जी की इस उक्ति से कि इस समय ऐसा साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, सब में प्रतियोगिता होने लगती है। हम फांसी चढ़ेंगे, हम फांसी चढ़ेंगे। अंततः राजा स्वयं अपने को फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश देता है और महंत जी कहते हैं, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे, जैसे चौपट राज। यह ऊपर से हास्य प्रधान दिखने वाला नाटक है, वस्तुतः यह तीखी व्यंग्यपूर्ण रचना है। यह दूसरी बात है कि भारतेंदु का व्यंग्य बहुत कटु और उतना प्रत्यक्ष नहीं होता जितना अन्य नाटककारों का है। शायद यह उस युग की जरूरत भी थी, फिर भी भारतेंदु के व्यंग्य का सौंदर्य आक्रामकता में नहीं है, उनकी अनायास प्रवहमान अभिव्यक्ति और रोचकता में है, जो हंसाता भी है और तिल मिलाता भी है। इस सामान्य से दिखने वाले कथानक में सामंती व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की भ्रष्टाचारिता, सत्ता की विवेकहीनता, शिथिलता, जड़ता, सत्ताधारी मानसिकता, उसकी निरंकुशता, निरीह जनता को लंबे समय तक उलझाने और ठगने की प्रवृत्ति, आज के युग में मूल्यों की विकृति और विसंगति को चित्रित किया गया है। इसे अगर मात्र दृष्टांत शैली माने तो इसका केंद्र बिंदु कर्मफल है, लोभवृत्ति और चौपट राजा की परिणति। यह परिणति केवल नाटक का मूल स्वर नहीं है, प्रचलित अराजक, मूल्यहीन, अमानवीय व्यवस्था प्रणाली का भी मूल स्वर है, जिसमें अन्याय है, झूठ है, लोभ है, स्वार्थ है, शोषण जैसी प्रवृत्ति है, और फिर भी जीवन प्रवहमान है, ज्यों का त्यों। अंधेर नगरी अंध व्यवस्था का प्रतीक है। चौपट राजा विवेकहीनता और न्याय दृष्टि के न होने का मूर्त स्वरूप है। उसका न्याय भी अंधता का प्रमाण है, क्योंकि बकरी की मृत्यु का दंड देने के लिए गोवर्धन दास को पकड़ लिया गया, अर्थात कोई भी दंडित हो सकता है। अविवेकी, प्रमादी, मूल्यहीन राजा की परिणति तो भारतेंदु ने दिखाई ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने गोवर्धन दास के द्वारा मनुष्य की लोभ वृत्ति पर भी व्यंग्य किया है। लोभ वृत्ति ही मनुष्य को अंधेर नगरी की अंध व्यवस्था, अमानवीयता में फंसाती है। अंग्रेजों की न्याय दृष्टि और प्रणाली में भी शोषक, शोषित, अपराधी, निरपराधी में कोई अंतर नहीं था। आज भी हमारी न्याय प्रणाली की यही स्थिति है।
हमारी समकालीन शासन व्यवस्था पर, शोषक वृत्ति पर तो अंधेर नगरी व्यंग्य ही है, पर यह अंधेर नगरी विश्व के किसी भी कोने में हो सकती है, क्योंकि ये प्रवृत्तियां आधुनिक युग की देन है। नाटक निबंध प्रहसन के संदर्भ में भारतेंदु ने लिखा था, यद्यपि प्राचीन रीति से इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते। यह भारतेंदु की निरंतर नवीन ग्रहण वृत्ति और रचना वृत्ति को स्पष्ट करता है। भारतेंदु की इस नाटक में उल्लेखनीय विशेषता दृश्यों की कल्पना, उनका संयोजन और उनकी नाटकीयता में है। इस लघु नाटक के रोचक, लचीले, गठित नाट्य शिल्प की चर्चा करते हुए नेमीचंद्र जैन ने लिखा था, कथानक का ऐसा नाटकीय ढांचा बनाया गया है जिसमें यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का बेहद आकर्षक मिश्रण है। हर निर्देशक अपनी कल्पनाशीलता से नया आस्वाद पैदा कर सकता है। प्रसिद्ध निर्देशक कारंत जी ने अंधेर नगरी को सदाबहार नाटक और हिंदी नाटक के इतिहास में संदर्भ रचना मानते हुए कहा कि यह नाटक न केवल पूरे इतिहास के विकास को प्रतिबिंबित करता है, अपितु रंगमंच की अत्यंत विधाओं, शैलियों आदि को समस्त आंगिक वाचिक कार्य व्यापार को नई शक्ति देता है। इस प्रहसन का दृश्य विधान 6 दृश्यों में बांटा हुआ है। जिज्ञासा समाधान शैली में भारतेंदु ने एक दृष्टांत का आश्रय लेते हुए एक सत्य अनुभव को प्रमाणित करना चाहा है। इन शब्दों से आलोचक डॉक्टर सत्येंद्र तनेजा अंधेर नगरी के कथानक की बुनावट को स्पष्ट करते हैं। बाजार दृश्य और दरबार दृश्य इस प्रहसन के अमूल्य नाटकीय दृश्य हैं। सत्ता की अंध व्यवस्था, विवेकहीनता, मूल्यहीनता का परिचय इन 2 दृश्यों में मिलता है। बाजार का दृश्य पूरे देश के स्तर पर सस्तेपन, विकृति, आडंबर, अमानवीयता, शोषण और संवेदनहीनता को ही व्यक्त करता है। चना जोर गरम बेचने वाले घासीराम के शब्दों में बंगाली मियाँ, हाकिम सब आ जाते हैं। कुंजड़िन सब्जी बेचते बेचते अंत में जब यह कह देती है, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर, तो सारा सब्जी बाजार व्यंग्यात्मक अर्थ की व्यापकता में बदल जाता है। पाचक वाले की पंक्तियां महाजन, एडिटर, नाटक वाले, बनिए, साहेब, पुलिस सब पर प्रहार करती है। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ये पंक्तियां केवल ब्रिटिश शासन तक ही सीमित नहीं हैं, और इन सब के बीच में भारतेंदु जब जात वाले ब्राह्मण को टके में जात बेचते दिखाते हैं, तो सारी मूल्यहीनता और संवेदन शून्य स्थिति साकार हो जाती है। चौथा दृश्य है राजनीतिक कार्यवाहियों के खोखलेपन का। आम आदमी को बहकाने, फुसलाने और न्याय के संदर्भ में अत्यंत हल्की मनः स्थिति, प्रमाद और हास्यास्पद सत्ता को सामने लाता है। जिस तरह एक एक करके बनिया, भिस्ती, कसाई सभी को लाया जाता है, वह एक खोखली, झूठी, लंबी, ठगने वाली न्याय प्रक्रिया और अमानवीय क्रम का चित्र लगता है। आम आदमी की फरियाद और उसकी पीड़ा वहीं की वहीं रह जाती है। सब स्वार्थ उन्माद में उलझ जाते हैं। इस दृश्य में बड़ी गति, क्रिया, लय और संभावनाएं हैं। अभिनय और प्रस्तुति बेजोड़ हो सकता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में अलग अलग निर्देशकों ने इस नाटक को भिन्न भिन्न रंग शैलियों में प्रस्तुत किया है। यद्यपि नाटककार को अपने नाटक में चरित्रों की सृष्टि करते समय सैद्धांतिक मान्यताओं का पालन कहीं न कहीं करना होता है,
लेकिन जिस तथ्य को बराबर ध्यान में रखना होता है वह है चरित्रों की अपनी कल्पना को दर्शक समूह तक पहुंचाना। दर्शक जब तक उसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक नाटक सफल नहीं हो सकता। दर्शकों की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चरित्रों की कोई बिल्कुल पूर्व निश्चित व्याख्या आवश्यक नहीं है। जरूरत है उन चरित्रों को नाटक के कथानक उसमें गुंथी नाटकीय स्थितियों में स्वतः आगे विकसित होने देने की। नाटक में चरित्र सृष्टि के प्रति समीक्षक कुंवर जी अग्रवाल की नाटककार से आकांक्षा है कि नाटक के सभी चरित्र मांसल, सजीव, अस्पष्ट तो होने ही चाहिए, साथ ही उनमें विविधता तथा तीखा विरोध भी होना चाहिए। तरह तरह के चरित्रों में संघर्ष तीखा नहीं हो सकता और न ही उसमें गतिशीलता आ सकती है। भारतेंदु ने चरित्र सृष्टि में भी युगीन आवश्यकता, स्वतंत्रता और आधुनिक युगबोध के साथ साथ मानवीय दृष्टि से काम लिया है। वहाँ सैद्धांतिक आग्रह मुख्य नहीं है। जहाँ तक अंधेर नगरी का प्रश्न है, इस नाटक के पात्र, वर्ग या व्यंग्य के प्रतिनिधि अधिक हैं। वहाँ उनकी वैयक्तिक विलक्षणता मुख्य नहीं है, जैसी कि सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी जैसे नाटकों की मांग है। अंधेर नगरी जैसे कथानक और ढांचे के नाटक में पात्रों के चरित्र चित्रण जैसी अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस नाटक में यद्यपि कई पात्र हैं, लेकिन मुख्यतः महंत, गोवर्धन दास, राजा, ये 3 विशेष पात्र हो जाते हैं, क्योंकि यही कथानक का आरंभ, विकास और अंत करते हैं। यही सत्ता लोलुपता, लोभ वृत्ति और नीति उपदेश के प्रतीक हो जाते हैं और इन्हीं से नाटक का कथा और लक्ष्य संप्रेषित हो जाता है। नाटकीय व्यापारों के चयन और संयोजन की कुशलता की दृष्टि से अंधेर नगरी विशिष्ट है। पात्र उसी का अनिवार्य अंग है। यहाँ मनुष्य का, समाज और देश की, विश्व का चरित्र और उनकी क्रियाओं और स्थितियों के मूल प्रेरक तत्व ही मुख्य हैं। ये पात्र व्यक्ति के नहीं, चारों ओर की विसंगतियों और जनता के प्रतीक हैं। धन्यवाद।